गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हाँ बढ़िया है जी, हम भी। मुस्कान जी कल आप नहीं ज्वाइन की थी? सर एक्चुअली कल फोन का डाटा भी नहीं था और मैं थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इस वजह से मतलब घर पे थे भी नहीं सर, ये भी बात है तभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सभी को। ओके हर्षिता जी, किसी को कोई डाउट है कल के एक्सीडेंट नेसेसिटी या कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग? हम लोग आज पढ़ेंगे इंसैनिटी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। आप लोगों ने वो देख लिया इंद्रिय का मतलब? सभी लोगों ने जो मैंने भेजा था इंद्रिय का मतलब ग्रुप में देख लिया है ना? ओके, उसकी डिस्कशन जो हुई थी कल वो अधूरी थी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब 9:06 हो गया है। देखिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंसैनिटी इंडिया में जो है हमारे आईपीसी में जो था या बीएनएस में इंसैनिटी टर्म का यूज़ नहीं हुआ है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस टर्म का यूज हुआ है। और कई सारे कंट्रीज़ में इंसैनिटी टर्म का यूज होता है, हालांकि दोनों ही सेम ही है। तो कौन सा सेक्शन? आईपीसी का सेक्शन 84 था। तो जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके कि बीएनएस का कौन सा सेक्शन होगा इंसैनिटी से रिलेटेड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। बहुत सही, सभी लोगों ने सही बोला। अब आप लोग बिना फॉर्मूला के भी निकाल ले रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए सेक्शन 22 जो है बीएनएस का, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। इंसैनिटी कहिए या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कहिए, और सेक्शन 84 था आईपीसी में। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। जी हर्षिता जी, बिल्कुल। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या होता है? देखिए ये एक तरह का डिफेंस है। इंसैनिटी का या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का एक तरह से एक डिफेंस अलाउ किया गया है, जिसके बेसिस पे क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्पशन क्लेम किया जा सकता है। एन ऑफेंडर कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इवन आफ्टर ही हैज कमिटेड सम रॉन्ग एक्ट और सम क्रिमिनल एक्ट। बट उसके कुछ कंडीशंस है। अगर वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम ही वॉज सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी अगर क्राइम करते समय मेंटल डिसऑर्डर से वो गुजर रहा हो, और मेंटल डिसऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि उसके नेचर, उसके जो सोचने की क्षमता है, उसकी जो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड, उसको अफेक्ट कर दे। और अफेक्ट कंप्लीटली अफेक्ट होनी चाहिए, पार्शियल अफेक्ट नहीं। इतना अफेक्ट कर देना है कि वो अपने एक्ट का ना नेचर समझे ना कॉन्सिक्वेंसेस समझे। ये सारे की टर्म्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे जब सेक्शन के एसेंशियल डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इंट्रो समझिए। तो इस तरह से किसी के माइंड को अफेक्ट कर दिया जाए या हो जाए किसी बीमारी द्वारा, किसी डिसऑर्डर द्वारा, किसी डिफेक्ट द्वारा, कि अपने ही एक्ट के नेचर या कॉन्सिक्वेंसेस को समझने के लिए वो कैपेबल ही नहीं रहा, और उस स्टेट में अगर वो कोई एक्ट करता है तो माना जाता है वो बिना मेंस रिया का वो एक्ट कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी डिफेंसेस पढ़े हैं, जो सारे डिफेंसेज है उसमें एग्जेम्पशन का वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि मेंस रिया नहीं रहती है। द नेसेसरी एविल इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इज एब्सेंस। तो यहाँ भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के केस में भी जो एक्यूज पर्सन होता है उसके पास नेसेसरी मेंस रिया नहीं होता है, उसके पास एविल इंटेंट ही नहीं होता है क्राइम कमिट करने के लिए। तो जब एक एसेंशियल एलिमेंट पूरा नहीं हो रहा है क्राइम कमीशन के लिए, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो नहीं बनती है, उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसमें यही सब कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जिसको हम लोग समझेंगे डिटेल में।
तो जैसे कि एट द टाइम वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो उसकी इंसैनिटी होनी चाहिए, उसकी डिसेबिलिटी जो होनी चाहिए, वो एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम होनी चाहिए। उस समय जब वो एक्ट कर रहा था, कौन सा एक्ट जो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करेगा, उस एक्ट को करते समय अगर वो इनकैपेबल है, वो सक्षम नहीं है कि अपने नेचर एंड कंसिक्वेंस को समझ पाए अपने एक्ट के, तभी उसको मिलेगा एग्जम्पशन। अगर उस समय वो कैपेबल था, इवन पार्शियली भी कैपेबल था, तो भी वो एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकता है। उसकी जो इनकैपेसिटी होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, पार्शियल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताइए आप लोग की कोई मैगजिम याद है आप लोग को इंसैनिटी से रिलेटेड? मैगजिम मैंने बताया हुआ था आप लोग को, जो जिन लोगों ने भी क्रैश कोर्स किया हुआ था उस समय, मैगजिम्स वगैरह। उससे पहले ये बताइए, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, अगर इंसैनिटी प्रूफ करनी है, कि अगर कोई पर्सन, एक्यूज पर्सन क्लेम कर रहा है कि ही वाज इनसेन एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द क्राइम, तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हुम? प्रोसिक्यूशन, एक्यूज्ड, कौन, किसको ये प्रूफ करना होगा? डेफिनेटली एक्यूज्ड पर होगा, बिकॉज ही इज क्लेमिंग। बिल्कुल रीटा जी, हर्षिता जी, सिंस द एक्यूज इज क्लेमिंग एग्जेम्पशन from criminal liability, so it is his responsibility, it's completely his responsibility to prove that his acts fall under the defense of insanity or unsoundness of mind। but यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ का एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है कि आपको कितना प्रूफ करना है। वो जो होगा वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं होता है, वो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको पता है ये प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो सभी को पता होगा ना। किसको किसको पता है व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ? थम्स अप करे, हैंड रेज करे, हैंड रेज। whoever knows, am I clearly audible and visible? ओके ओके, तो देखिए मैं बता रहा हूं कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में या सिविल केसेस में भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है। मतलब आपको प्रूफ जो करना है वो किस स्टैंडर्ड का करना है कि कोर्ट आपकी बातों को मान ले, आपकी बात कोर्ट में स्टैंड करे। इसके लिए आपको जो प्रूफ देनी है, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड ऑफ दैट प्रूफ, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो उसके कई सारे टाइप्स होते हैं कि आपको प्रूफ का लेवल क्या होना चाहिए। जैसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, कोई है जो किसको किसको पता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है? किसी को नहीं पता है? आप लोग थम्स अप कीजिए या हैंड रेज कीजिए। बहुत कम लोगों को पता है सभी संभावनाओं के परे। तब तो आप लोग को प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी नहीं पता होगी। किसको किसको पता है कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो लोग हैंड रेज करें। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आप लोग को। आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये नोट्स में नहीं रहेगा कि प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है। ये नोट्स में नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रिज्यूम मैं कर रहा था कि आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग को ये दिख रहा है? थोड़ी सी भी सर्टेनिटी होती है अगर क्राइम की। ओके ओके, बोर्ड दिख रही है आप लोग को ना? बस ये बताइए। ओके, सभी लोग को ब्लर आ रही है क्या? आपकी नेटवर्क इशू? बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा अच्छा, यानी आप ही की तरफ से थोड़ी नेटवर्क इशू होगी।
इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ये हमेशा याद रखने वाली चीज है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, ये सब बहुत बेसिक चीज है। जैसे कल हम लोग ने कुछ और बेसिक चीजें डिस्कस किया था कि आर का मतलब क्या होता है, इनरे का मतलब क्या होता है, वैसे ये भी है। इसको लिख लीजिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के बारे में। हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप लोग लिख लीजिए। मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप लोग नोट कर लीजिए सभी चीजों को, जो नहीं पढ़ा है आप लोग बोलिएगा। हो गया? हो जाए तो आप लोग थम्स अप कीजिएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हेलो सर। जी बोलिए। सर एक बार पूरा पढ़ दीजिए ना ऊपर से। ओके, देखिए ये लिखा हूँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसको एक्सप्लेन करने में लिखा हूँ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ लिख सकते हैं आप। फिर लिखिए हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी, और ये मैं लिखा हूँ प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्रिमिनल केसेस में। और ये देखिए प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को ही बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को ही बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज भी कहा जाता है। बैलेंस, प्रीपोंडरेंस की जगह पे बैलेंस भी लिख सकते हैं। इसमें मैं लिखा हूं मोर लाइकली या मोर वेटेज, फिर मोर कन्विंसिंग। इसको एक्सप्लेन करूंगा तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये सब टर्म क्यों लिख रहा हूं। इसके एग्जांपल में आप लोग सिविल केस लिख सकते हैं, सिविल केसेस या जनरल एक्सेप्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में मोर लाइकली, मोर वेटेज, मोर कन्विंसिंग। सिविल केसेस एग्जांपल हो गया, जनरल एक्सेप्शन वेटेज, वेट में एजी, वेटेज। हेलो सर। जी बोलिए। बात क्या लिखा सर आपने? ये किसके बाद? मोर लाइकली सेकंड वाले में। उसके बाद मैंने स्लैश दे के वेटेज लिखा है, वेटेज। हाँ वो स्पेलिंग पढ़ दीजिए जरा। WIGST, वेट, एजी, वेट में एजी लगाया हुआ है, वेटेज। अच्छा ओके। उसके बाद मोर कन्विंसिंग मैंने लिखा हुआ है। ओके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हो गया आप लोग का? थम्स अप कीजिए अगर हो गया तो। हेलो सर। हाँ बोलिए हर्षिता जी। सर आपने ये बोला है क्या कि जनरल एक्सेप्शंस प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में होते हैं? जी, ये प्रूफ करना कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा, उसके लिए आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूफ करना है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ही होती है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ये सभी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, हेडिंग आप लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है ये भी। तो देखिए पहला स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ मैंने लिखा है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पहला जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट,
इसका क्या मतलब है? ये सब हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। क्रिमिनल केसेस में जो कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, तो प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। मतलब आपको किसी भी डाउट के बियॉन्ड जाके प्रूव करना है, कोई डाउट नहीं छोड़ना है। इफ देयर एग्जिस्ट एनी डाउट रिगार्डिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को मिल जाता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को ना मिले, इसीलिए आपको जो प्रूफ करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है। ऐसी कोई एम्बिग्युइटी नहीं छोड़नी है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़नी है प्रोसिक्यूशन को, इसलिए कहा जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको सब कुछ के जितने भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं सबका आंसर इस तरह से होना चाहिए कि एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड, एंड इफ देयर अराइज्ड एनी सस्पिशन और डाउट रिगार्डिंग एनी फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स, तो उसका बेनिफिट एक्यूज को दे दिया जाता है। तो अगर केस में 2-3 भी मटेरियल फैक्ट्स है, कभी कभी एक भी मटेरियल फैक्ट्स का जब बेनिफिट एक्यूज को मिल जाएगा तो हो सकता है उसकी कन्विक्शन ना हो पाए। इसीलिए, और इसको रखने का रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने जानते होंगे ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का कि जो 100 एक्यूज्ड है वो छूट जाए लेकिन एक इनोसेंट को सजा ना मिले। सुनाए ना आप सभी ने? बिल्कुल, इसीलिए ताकि कोई इनोसेंट पर्सन का कन्विक्शन ना हो जाए, कभी कोई इनोसेंट पर्सन का कन्विक्शन ना हो जाए, इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को इतना हाई रखा गया है। क्योंकि अगर प्रूफ कन्विक्शन हो जाने के बाद सजा होती है बहुत हार्श नेचर का क्रिमिनल लॉ में क्राइम कमिट होने के लिए, तो ये इंश्योर किया जाता है जो पर्सन को कन्विक्ट किया गया है ही हैज एक्चुअली कमिटेड द ऑफेंस बियॉन्ड एनी डाउट। दैट इज व्हाई द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन अ क्रिमिनल केसेस इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इसी के लिए लिखा मैंने वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है, आपको जो प्रूफ का स्टैंडर्ड है बहुत ऊपर रखा गया है, आपको सब कुछ प्रूफ करना है बियॉन्ड एनी डाउट। ओके, फिर लिखा है मैंने हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी। जो चीज आप प्रूफ कर रहे हैं वो एकदम सर्टेन होनी चाहिए, जैसा मैंने बोला एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो आप चाह रहे हैं कि साबित करना कोर्ट में कि दिस फैक्ट एग्जिस्ट, तो दैट फैक्ट मस्ट एग्जिस्ट विथ सर्टेनिटी, देयर मस्ट नॉट बी एनी अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी। इट्स ओके। इसीलिए, और एग्जाम्पल हो गया जैसे जो मैंने बता दिया कि क्रिमिनल केसेस में इसको फॉलो किया जाता है। सभी को समझ में आया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है? किसी को भी अभी भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट इन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट देन यू मे आस्क टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, चलिए हम अगला में पढ़ते हैं। अगला में पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है मुस्कान जी, देखिए किस पे में पढ़ा रहे तो समझ नहीं आ रहा है। जी डी के दुबे जी क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। किस पे में इसको पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये मैं बताने ही अच्छा किस मैंने बताने ही क्यों लग रहा हूँ ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसमें मैंने एक चीज बताया कि जो अनसाउंडनेस ऑफ जो इंसैनिटी या अनसाउंडनेस प्रूफ करना होता है उसका बर्डन एक्यूज पे होता है। मतलब जो एक्यूज्ड क्लेम करेगा कि मैं पागल था जब मैं क्राइम कर रहा था, मतलब उसका लॉयर क्लेम करेगा डेफिनेटली, उसको जो डिफेंड कर रहे होंगे वो क्लेम करेंगे, तो ये प्रूफ उसी को करना है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द केस फॉल्स अंडर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड अंडर सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी लाइज ऑन द एक्यूज्ड। तो लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है इसमें वो जो होता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का होता है। तो उसी से मैंने बताना शुरू कर दिया कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होता है। ठीक है दुबे जी, ताकि आपको समझ में आए कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो कैसे वैरी करता है। चलिए मुस्कान जी देखिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है। मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ का मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि आपको किस स्टैंडर्ड तक प्रूफ करनी है किसी फैक्ट को, कि मैं किस स्टैंडर्ड तक प्रूफ करूंगी ताकि कोर्ट मान ले मेरी बात को, कोर्ट मेरी बात मान ले, उसके लिए जो मुझे प्रूफ करना है वो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा या ठीक ठाक हो गया बहुत कम होगा, कोर्ट को मनवाने के लिए अपनी बात को, उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। तो जो पहला है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये सबसे हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है। इसमें आपको सब कुछ बताना है जिससे कोई भी एम्बिग्विटी ना रहे, मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे अपनी बात, बिल्कुल कोर्ट के माइंड में ऐसी कोई डाउट ना रहे कि ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सारे सरकमस्टांस एक ही चीज इन्फर करे कि दिस एग्जिस्ट, कि आपने इतने सारे सबूत दे दिए इतने क्लैरिटी के साथ,
उसी को कहते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसमें जो होता है बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है, बहुत हाई, और हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी भी होता है। आपको जो भी प्रूफ करना है वो बहुत सर्टेन होना चाहिए, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसी को मैंने कहा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हैं, प्रीपोंडरेंस या बैलेंस। अब ये क्या होता है, अब ये जो था बहुत हाई था, ये उतना हाई नहीं है। इसमें आपको देखिए ये प्रीपोंडरेंस का मतलब यही होता है कि आपको बस एक तरह से यकीन दिलवा देना किसी को कि हाँ कि ये होता है, और यकीन मतलब हम ऐसा करें कि किसी को यकीन हो जाए, और वो यकीन दिलवाने के लिए सब कुछ नहीं करना है, बस आपको संभावना, ज़्यादा संभावना दिखा देना को ही कहते हैं प्रीपोंडरेंस। ठीक है मुस्कान जी, उसके एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने लिखा पहले मोर लाइकली, ये क्या मतलब हुआ? मोर लाइकली का मतलब हुआ कि आप जो बताना चाहते हैं कोर्ट को कि मैं ये बात प्रूफ करना चाहता हूँ, तो ऐसा होना चाहिए, कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मोर लाइकली यही लग रहा है एग्जिस्ट करेगा। जो अपोजिशन मतलब जो अपोजिट पार्टी क्लेम कर रहा है, दैट इज नॉट मोर लाइकली गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड। मुझे ये लग रहा है कि जो बात एक्यूज क्लेम कर रहे हैं वही ज़्यादा सही है, बियॉन्ड ऑल डाउट नहीं सही है, लेकिन ज़्यादा वही सही लग रहा है। दो बातों में से कभी कभी लगता है कि ये ज़्यादा सही है, ये कम सही है, तो उसी को कर रहे हैं मोर लाइकली। इट इज़ नॉट द मोस्ट लाइकली, इट इज़ ओनली मोर लाइकली। उसी तरह मैंने दूसरा टर्म वेटेज लिखा हुआ है। वेटेज का क्या मतलब होता है? उसमें भार ज़्यादा है। दो चीज़ तराजू पे एक चीज़ अगर झुका हुआ है ज़्यादा तो उसको कहेंगे मोर वेटेज है उस पर। तो जो प्रूफ किया जाता है इसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में, तो बस ये दिखाना होता है कि मेरी बातों में वजन ज़्यादा है, मतलब जो अपोजिट काउंसिल क्लेम कर रहा है उससे ज़्यादा वेटेज वाली बात मेरी है। हो गया, कोर्ट मान लेगा कि ठीक है, हाँ आपकी बातों में ज़्यादा वेटेज लग रहा है, ऐसा लग रहा है जो आप कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसके सच होने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए आपकी बात को मान लिया जाता है। तो देख रहे हैं इसमें बस लग रहा है कि आपकी बात का सच होने की संभावना ज़्यादा है तभी भी मान लिया गया, लेकिन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में आपको हर तरह से सब कुछ डाउट क्लियर करके प्रूव करना था। इसमें सारी डाउट नहीं क्लियर करनी है, बस आपको ये बता देना है, ये साबित कर देना है कि मेरी बात को सच होने की संभावना ज़्यादा है, मेरा बात ज़्यादा सच होने के चांसेस है, मेरे पास ज़्यादा सबूत हैं, और अपोजिशन के कंपेरिजन में। इसीलिए है मोर लाइकली मोर वेटेज, यानी मेरी बातों में वेटेज ज़्यादा है। फिर मैं लिखा हूँ मोर कन्विंसिंग, सारे सिनोनिमस टर्म ये देखिए। मोर कन्विंसिंग का क्या मतलब हुआ कि संभावी मिश्रा जी देखिए, जो फैक्ट्स का प्रूफ किया जाता है उसको तो कोई एग्जैक्ट न्यूमेरिकल टर्म्स में तो नहीं मापा जा सकता है कि, लेकिन कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सच होने की संभावना ज़्यादा, ये कम, तो मान लेगी। अब 51% और 49% ये एग्जैक्टली न्यूमेरिकल टर्म्स में तो किसी फैक्ट को एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी 1% भी ज्यादा है तो इट मींस उनका वेट ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, तो अगर कंपेयर करा जाए तो वो जो जिसका ज्यादा वेटेज है वो तो उसमें मतलब सेक्शन 22 में जाएंगे ही जाएंगे, ये चीज है मतलब। हाँ, अगर लग रहा है कोर्ट को कि इनकी बात में ज़्यादा सच्चाई लग रही है, इनकी बात को मानने के लिए रीजंस ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसमें आ जाती है और कोर्ट मान लेती है। कन्विंसिंग का मतलब मोर कन्विंसिंग लग रहा है, मतलब ज़्यादा लग रहा है कि ये मैं इनकी बातों से ज़्यादा कन्विंस हो रहा हूँ, मैं प्रोसिक्यूशन की बातों से ज़्यादा कन्विंस हो रहा हूँ, या मैं डिफेंस की बातों से ज़्यादा कन्विंस हो रहा हूँ। जिससे कन्विंस होगा उस बात को मान लेगा। एग्जाम्पल है सिविल केसेस में, देखिए सिविल केसेस जो होते हैं उसमें ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ यही रहता है, जिनकी बातों में ज़्यादा कन्विंसिंग होती है, जो जिसके बाद ज़्यादा चांसेस है सही होने की, उनके बात मान लिया जाता है। जो मोर लाइकली होता है ट्रू, उसी को मान लिया जाता है, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं अपनाया जाता है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। और मैंने एग्जांपल दूसरा लिखा है जनरल एक्सेप्शन। तो अब जनरल एक्सेप्शन क्या होता है वही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी जनरल एक्सेप्शन के लिए मैंने ये सब समझाया। तो जनरल एक्सेप्शन का क्या है, देखिए प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी है कि एक्यूज के गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करे। लेकिन जब एक्यूज डिफेंस क्लेम कर रहा होता है, तो एक्यूज डिफेंस क्लेम करता है ना कि मेरा जो केस है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, मैंने प्राइवेट डिफेंस में ये एक्ट किया था, मैंने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में ये एक्ट किया था, मेरा जो एक्ट है वो मैंने कंसेंट से किया था, कई सारे जनरल एक्सेप्शंस हैं। तो उसमें फॉल कराने के लिए
बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे तो आ गया कि मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरा जो केस है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में फॉल कर रहा है, तो इसका जो प्रूफ का लेवल है वो ये नहीं है, बियॉन्ड रिजनेबल डाउट नहीं है, उसके लिए आपको प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि आपको बस कोर्ट को ये यकीन दिलवा देना है कि आई हैव मोर एविडेंसेस टू शो दैट माई केस फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन देन द प्रोसिक्यूशन हैज़ टू शो दैट द केस डू नॉट फॉल इन द जनरल एक्सेप्शन। इतना आपने कोर्ट को यकीन दिलवा दिया, आपको मिल जाएगा डिफेंस। अब प्रोसिक्यूशन पे फिर बर्डन चला गया कि आप प्रूफ कीजिए इनके गिल्ट को बियॉन्ड रिजनेबल डाउट। आपको समझ में आ रही है ये पूरी थ्योरी? हाँ सर, बहुत अच्छे से। तो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सभी को समझ में आ गया? हर्षिता दीक्षित जी, यस सर। ओके। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि जो एक्यूज्ड पे जो बर्डन है कि प्रूफ करने का कि मेरा केस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में फॉल करेगा, सेक्शन 84 में फॉल करेगा, इसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की है, वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की है, ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूफ करना है कि माई केस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे? मैक्सिम पर। किसी को पता है कौन सा लीगल मैक्सिम है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड? लीगल मैक्सिम डीके दुबे जी कुछ बताइए। नहीं सर, ओके, इसके मैगजीन्स मैंने आप लोग को क्रैस्को से बताया हुआ था, फिर भी मैं फिर लिखवा देता हूँ। देखिए इसके कई सारे मैगजीन्स हैं। एक तो सभी को पता होनी चाहिए, नॉन कंपोस्ट मेंटिस। ओके, कोई लिखने भी स्टार्ट कर दिए। किसने? आप टेबल पे प्रचार कर रहे हैं। अरे वो बहुत पहले से चिपका हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं, ये सालों से चिपका हुआ है। और मैं क्यों करूँगा यार? अब तो जो स्टूडेंट यूनियन है वही डिसमेंटल हो गया है, कोई इलेक्शन ही नहीं होना है। किसने क्या लिखा? वॉलंटियर्स ईस्ट नॉन कंपोज करके शायद था। ओके कौशिकी जी, रोहित मिश्रा जी, मैं लिख देता हूँ। अभी कौन आ रहा है? दिख रहा है आप लोग को? आप लोग को दिख रहा है तो थम्स अप कीजिए। और ये सभी को पता होगा, नॉन कंपोस्ट मेंटिस। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए।
अच्छा, किस साइड से? आँख के दाहिने। उस साइड से? यस यस सर। देखिए पहला क्या, फ्यूरियोसिस सोलो फ्यूरोर पुनिट्योर, इसका स्पेलिंग है PUNITUR। ए मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस या मैडनेस अलोन। इसका मतलब होता है, किसने क्या लिखा? सर फर्स्ट मैगजीन में सोलो के बाद आपने क्या लिखा? स्पेलिंग क्लियर नहीं है। FURORE डबल आरो है, फ्यूरोर होता है, फ्यूरोर RE है, FURORE। इसका मतलब है ए मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज मैडनेस अलोन। दूसरा में मैंने लिखा है FURIOSI, नुल्ला है, वॉलुंटास है, इस्ट है। इसका मतलब ए मैड मैन लैक्स फ्री विल। इसका मतलब मैं बता देता हूँ, हालांकि मतलब बहुत क्लियर है, इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश उसी से क्लियर है मतलब। जल्दी जल्दी लिखिएगा, आप लोगों को बताइएगा थम्स अप करके। सर नॉन कंपोस्ट की बात क्या है? मेंटिस है, नॉन कंपोस्ट मेंटिस, MENTIS, मेंटिस, नॉट ऑफ साउंड माइंड। नॉन कंपोस्ट मेंटिस, नॉट ऑफ साउंड माइंड। सर सेकंड वाला एक बार पढ़ दीजिए मैंने। देखिए सेकंड वाला है फ्यूरियोसी नुल्ला वॉलुंटास इस्ट, NULLA VOLUNTAS EST, इस्ट। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? A मैड मैन लैक्स फ्री विल। एक पागल आदमी के पास, एक इंसेन पर्सन के पास फ्री विल नहीं होती है, अपनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। उसका मतलब यही हुआ। ओके, हो गया सबका? तो चौथा मैगजीन, तीसरा मैगजीन को मिटाकर मैं एक नया लिख रहा हूं। ये सबको समझ में आ गया? नॉन कंपोस्ट मेंटिस का मतलब है नॉट ऑफ साउंड माइंड, मतलब कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है तो उसी को कहा जा रहा है नॉन कंपोस्ट मेंटिस। यानी कंपोस्ट मेंटिस का क्या मतलब हो जाएगा? ऑफ साउंड माइंड। ये देखिए इसका मतलब फ्यूरोसी नुल्ला वॉलुंटास इस्ट, मैड मैन लैक्स फ्री विल। इसका मतलब ये बिल्कुल सिंपल है कि एक इंसेन पर्सन के पास फ्री विल नहीं होता है। लैक्स का मतलब नहीं होता है, उसके वो लैक करता है क्या? फ्री विल, मतलब उसको विल का जो क्षमता है वही नहीं है। एक किसके पास? एक इंसेन पर्सन के पास। और पहला है फ्यूरियोसिस सोलो फ्यूरोर पुनिट्यूर, TUR है। इसका मतलब है मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस या मैडनेस अलोन। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है मैड मैन इज पनिश्ड बाय हिज ओन मैडनेस। मतलब लॉ प्रिज्यूम करता है कि कोई मैड मैन जो है वो अपने पागलपन की वजह से वो पनिश्ड हो रहा है। उसको पहले ही भगवान ने एक डिसेबिलिटी दिया हुआ है, ही इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम सम डिसेबिलिटी, फिर उसको लॉ द्वारा क्यों पनिश किया जाए? वो पहले से ही सफर कर रहा है, फिर लॉ द्वारा उसको पनिश करके और कितना सफर करवाया जाएगा? ठीक है। बोर्ड चमक रहा है क्या?
कोई बताए जल्दी। देखिए फ्यूरियोसिस एब्सेंटिस छोड़ दिया हूं यहां मैं। एक और लिख लीजिए चौथा, फ्यूरियोसिस यही वाला, एब्सेंटिस लोकोइस्ट, ये लास्ट मैक्सिम है, यानी 4 मैक्सिम हो गया इस पे। फ्यूरियोसिस एब्सेंटिस लोकोइस्ट, इसका मतलब है मैडमैन इज लाइक हु इज एब्सेंट। हो गया ये चौथा। ओके, किसी का बाकी है क्या? अगर हो गया तो मैं बैठ जाता हूं। देखिए चौथा मैक्सिम का क्या मतलब है, मैडमैन इज लाइक हु इज एब्सेंट। इसका मतलब यही होता है, सबका अपना अपना मतलब है। इसका मतलब क्लियर है पढ़कर ही कि एक मैडमैन को माना जाता है कि वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट ही नहीं है। भले ही वो प्रेजेंट होकर कोई क्राइम कर रहा है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि ही इज लाइक एब्सेंट। ओके, ये चारों मैक्सिम एक तरह से बता रही है कि मैडमैन जो है वो खुद में डिसेबल है, उस खुद डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो लॉ द्वारा उसको पनिश करना कोई ज़रूरी नहीं है। एक तो वो इनकैपेबल है खुद के एक्ट का ही नेचर कंसिक्वेंस समझने के लिए, दूसरा वो खुद ही सफ़र कर रहा है। इसीलिए मैक्सिम सब यही बता रही है कि वो इनकैपेबल है और उसको पनिश करना जरूरी नहीं है, माना जाता है कि वो एब्सेंट ही है। चारों मैक्सिम का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? तो याद कर लीजिएगा इसमें से आप लोग ये मैक्सिम याद कर लीजिएगा। किसी बुक में बस 1-2 मैक्सिम रहती है। नॉन कंपोसमेंटिस, ये तो बहुत आसान मैक्सिम है, हर जगह रहती है। इसका मतलब नॉट ऑफ साउंड माइंड, कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है तो उसके लिए उसको बोला जाता है हिज नॉन कंपोसमेंटिस। ओके, हो गया सबका, हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग अब सेक्शन के एसेंशियल डिस्कस करेंगे। चलिए एक एग्जांपल भी हम लोग इसका देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का, कोई पर्सन है जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा हो और उस दौरान कोई वो क्राइम कर दिया हो। बाइपोलर डिसऑर्डर समझ में आता है आप लोग को? एक तरह का मेंटल डिजीज है बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए, ओके रोहित जी, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो एक मेंटल डिजीज है, एक तरह की मेंटल डिजीज है बाइपोलर डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है, उसमें कई सारे फेजेज होते हैं। इंसान जो होता है कभी सही रहता है, कभी नहीं रहता है। शांभवी जी ने लिखा है मूड स्विंग, वो सही है। हर्षिता जी, शांभवी जी ने जो लिखा है मूड स्विंग्स, इसमें मूड स्विंग्स के अलग अलग फेज होते हैं, कई सारे फेज होते हैं। कभी होगा कि इंसान जो है वो ठीक ठाक है, बस दुखी रह रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डिप्रेस हो जाएगा। इसका एक डिप्रेशन फेज होता है, डिप्रेशन फेज। लेकिन डिप्रेशन फेज में नहीं मिलेगा डिफेंस, बस डिप्रेस हो जाने से आप क्राइम कर देंगे तो डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इसका एक फेज होता है डिप्रेशन फेज। इंसान हमेशा दुख रहता है, लगता है बहुत दुख है, दुख में रहता है, उसका माइंड शांत कर ही नहीं पाता है। दूसरा फेज होता है कि इसको मैनिक फेज कहा जाता है। मैनिक फेज वो एक्सट्रीम फेज होता है, बहुत सीवियर नेचर का होता है। उसमें इंसान को सोचने समझने की पूरा शक्ति गायब हो जाती है, लगता है कि क्या हो गया, कुछ नहीं, अपना दिमाग वर्क करना बंद कर देता है। तो जब मैनिक फेज में कोई रहेगा, एक बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है व्यक्ति, कोई अगर मैनिक फेज में कोई क्राइम कमिट करेगा तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि उस समय जो था उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो यही देखना है कि क्या जो उसकी डिसेबिलिटी थी, दैट डिसेबिलिटी हैज़ अफेक्टेड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑफ दैट एक्यूज और नॉट। अगर डिसेबिलिटी है भी, बट वो उस तरह का नहीं है कि उसको अफेक्ट कर दे, उसकी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है, तब उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो मतलब डिसेबिलिटी से नहीं है, मतलब है कि उसकी जो जब एक्ट कर रहा था उस समय उसको सोचने समझने की क्षमता थी कि नहीं, अपनी एक्ट के कंसिक्वेंसेज नेचर समझने की क्षमता थी कि नहीं। हम लोग ये ज़्यादा क्लियर तब होगी जब हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल इंसैनिटी में और लीगल इंसैनिटी में डिफेंस। तो यही एग्जाम्पल हुआ कि अगर कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा व्यक्ति मैनिक फेज में, जो शांभवी मिश्रा जी ने कहा कि अलग अलग मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसी एक तरह का मूड स्विंग है, मैनिक फेज है। उस फेज में कोई क्राइम कमिट करे तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, माना जाएगा कि वो इंसेन था। चलिए हम लोग अब सेक्शन 84 खोल लीजिए। 84 सेक्शन 22 बीएनएस का सेक्शन 22।
उसके उस सेक्शंस को आप पढ़ेंगे तो अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए वही चीज़ें निकल के आएंगी। सबसे पहले तो यही निकल के आ रही है कि जो पर्सन क्राइम कर रहा होता है वो अनसाउंड माइंडेड होना चाहिए। मतलब एक अनसाउंड माइंडेड पर्सन जो है वो क्राइम करेगा तभी वो डिफेंस क्लेम कर सकता है। और उसमें क्या निकल के आ रहा है कि वो इनकैपेबल होना चाहिए, इनकैपेसिटी। तो इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया, एक इनकैपेसिटी होनी चाहिए। तो बोल रहा है वो सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस इनकैपेसिटी किस चीज़ के लिए होनी चाहिए। तो 3 चीज़ों की इनकैपेसिटी की बात की गई है, 3 चीज़ों की आप लोग लिख भी सकते हैं। सबसे पहला नेचर की, आपको अपने एक्ट का नेचर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेचर क्या होता है आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरा जो एक्ट है वो उससे किसी को लॉस होगा, किसी को हार्म कॉज होगा, इंजुरी कॉज होगा, इसी को कहेंगे नेचर। आपको अपने एक्ट की प्रवृत्ति नहीं समझ में आ रही, प्रकृति नहीं समझ में आ रही है कि उससे क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे, अगर तो भी आपको माना जाएगा कि आप इनकैपेबल हैं। दूसरा क्या है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं वो कंट्रेरी टू लॉ है। अब हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया हुआ है कि कंट्रेरी टू लॉ क्या होता है, जिसे लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है वही तो कंट्रेरी टू लॉ है। एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कंट्रेरी टू लॉ एंड एनीथिंग विच इज नॉट प्रोहिबिटेड इज डेफिनेटली लॉफुल एंड नॉट कंट्रेरी। चाहे वो मोरल हो इमोरल हो, जैसा भी हो, अगर लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया हुआ है तो डैट इज लीगल, वो कंट्रेरी नहीं होगा। तो पहली हम जो देखें इनकैपेबल किस चीज़ के लिए है, नेचर समझने के लिए। दूसरा क्या है, उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका एक्ट कंट्रेरी टू लॉ है, मतलब लॉ को वायोलेट कर रहा है, लॉ को ब्रीज कर रहा है। और तीसरा क्या है कि उसको नहीं समझने की क्षमता है कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है, दैट माई दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज रॉन्ग, गलत है, वो नहीं करना चाहिए था। सोचने समझने की बिल्कुल क्षमता नहीं हो, ठीक है। तो ये बात भी लिखी हुई है बेयर एक्ट में कि जो इनकैपेबल होना चाहिए या तो वो नेचर ऑफ द एक्ट नहीं समझने के लिए होना चाहिए, या तो कंट्रेरी टू लॉ है यही नहीं समझ रहा है, या तो उसका एक्ट जो है वो रॉन्ग है, गलत है, ये नहीं समझ में आ रहा हो, तो माना जाएगा वो पर्सन इनकैपेबल है। और इनकैपेसिटी का रीज़न क्या होना चाहिए, इनकैपेसिटी का रीज़न क्या होना चाहिए, शिवांगी जी बताइए। इनकैपेसिटी का रीजन क्या होना चाहिए इस सेक्शन में फॉल करने के लिए, किस वजह से आप इनकैपेबल हो गए हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। शिवांगी सोनकर जी। सर अनसाउंडनेस। बिल्कुल जी, सोनाक्षी जी, सुग्रीव जी, ऋचा जी, अनसाउंडनेस होना चाहिए। ये जिस तरह के जो हम लोगों ने 3 तरह की इनकैपेसिटी की बात की, नेचर ना समझना, एक्ट रॉन्ग है ये ना समझना, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ये ना समझना, उसका रीजन होना चाहिए अनसाउंडनेस, क्योंकि डिफेंस अनसाउंडनेस का ही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अनसाउंडनेस की वजह से उसको इनकैपेसिटी होनी चाहिए, तब जाके उसको डिफेंस मिल जाएगा। इसके अलावा बस एक ही चीज़ बचती है, एक चीज़ क्या, कि वो जो अनसाउंडनेस होना चाहिए वो उसी समय होना चाहिए जब वो एक्ट कर रहा हो, जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया। बस देखना है कि जब वो एक्ट हो रहा था, जब वो क्रिमिनल एक्ट कमिट हो रहा था, उस समय वो अनसाउंडनेस होना चाहिए, उस समय वो इनकैपेसिटी होनी चाहिए, बाकी समय से नहीं मतलब है। यानी क्या कहा जा सकता है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर भी रहा है, लेकिन जब वो एक्ट कर रहा था तो उसकी जो सोचने समझने की क्षमता थी वो इनकैपेबल नहीं हुआ था, तो क्या वो डिफेंस क्लेम कर सकता है क्या कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर डॉक्टर जो है वो सर्टिफाई भी कर दे कि दैट पर्सन हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर, वो 1 साल से बाइपोलर डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, तो भी नहीं मिलेगी डिफेंस, ओके। क्योंकि एट दैट टाइम व्हेन ही वाज कमिटिंग द क्राइम ही वाज कैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, सो ही वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे और इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स आप कह सकते हैं जो जरूरी है इस डिफेंस को लेने के लिए। अब इंसैनिटीज जो है मतलब अनसाउंडनेस, उसकी डिग्री क्या है, ज़्यादा होगी कि कम होगी, कब माफ़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके लिए कई सारे टेस्ट आए हुए हैं। देयर आर वेरियस टेस्ट विच हैज़ बीन लेड डाउन बाय द जुडिशरी टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ इंसैनिटी, जो आप लोगों को बताया भी गया था थोड़ा बहुत पहले। तो सबसे पहला टेस्ट हम लोग देखते हैं, टेस्ट सबसे पहला टेस्ट लिखिए वाइल्ड बीस्ट टेस्ट।
इस टेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। जल्दी से कोई बताए किस केस में ये प्रोपाउंड हुआ था? वाइल्ड बीस्ट टेस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय जुडिशरी इन विच केस? स्नेहा तिवारी जी, आर वर्सेस आर्नॉल्ड। स्पेलिंग आपने बस थोड़ा गलती लिख दी है, आर्नॉल्ड। सुग्रीव यादव जी, आप हेडफील्ड लिखना चाहते थे, शायद आपने हॉफील्ड लिख दिया है, लेकिन वो टेस्ट नहीं है, वो उसमें इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट प्रोपाउंड हुआ था। आपने जिस केस का नाम लिख रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सामोई मिश्रा जी, आर वर्सेस आर्नॉल्ड केस में हुआ था, आर वर्सेस फेडर में नहीं। ठीक है, तो अब आर वर्सेस आर्नॉल्ड केस को हम समझते हैं। आर वर्सेस आर्नॉल्ड ये केस है 1724 का, 1724 का ये केस है, 1724 का। इस केस में क्या हुआ था कि आर्नॉल्ड जो थे उन पर चार्ज लगा था अटेम्प्ट टू मर्डर करने का, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। ये लॉर्ड ऑन्स्लो जो थे उनको मारने की कोशिश किए थे, तो इन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। लेकिन जो एविडेंसेस थे उससे ये क्लियरली पता चल रहा था कि वो जो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे। कौन? आर्नॉल्ड। केस के फैक्ट्स को पहले समझिए। आर्नॉल्ड जो थे उन पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन एविडेंसेस इतने थे जिससे क्लियर हो रहा था कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा, इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जब वो एक्ट कर रहे थे, जब वो अटेम्प्ट कर रहे थे मर्डर का, उस समय उनको क्या सही और क्या गलत है ये समझने की क्षमता नहीं थी। कीवर्ड लिखिए, गुड एंड एविल। ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड एविल। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट की टर्म हो गया गुड एंड एविल। इसको आप लोग लिख लीजिए, बस और कुछ मत लिखिए, इतना लिख लीजिए। गुड एंड एविल का क्या मतलब हुआ? क्या सही और क्या बुरा है, ये सोचने समझने की उनको क्षमता ही नहीं थी। कब? जब वो एक्ट कर रहे थे, और इसीलिए उनको पनिश करना सही नहीं होगा। जस्टिस ट्रेसी नाम था, जो जज थे इसमें उनका नाम था ट्रेसी, जस्टिस ट्रेसी। उन्होंने ये प्रोपाउंड किया। उन्होंने बोला, व्हेन द अक्यूज्ड वाज कमिटिंग द क्राइम ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, देन ही वाज कंप्लीटली अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड एविल। सही और गलत समझने की क्षमता ही उनमें नहीं थी। तो जो पर्सन सही और गलत समझ ही नहीं पाए अपने मेंटल इनकैपेसिटी की वजह से, उसको लॉ द्वारा पनिश करना अन्याय होगा। और दैट्स वाई उनको एग्जम्पशन दे दिया गया और बताया गया कि ये जो अगर इस तरह के सिचुएशंस में कोई रहे तो उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए इस टेस्ट को कहा जाता है वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। मतलब माइंड जो है वो इनकैपेबल हो गया है। वाइल्ड का मतलब वाइल्ड हो गया है, यानी सही गलत समझना की क्षमता को खो दिया हुआ है। तो गुड एंड एविल को बस आप समझिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड वही है, गुड एंड एविल। इतने ही चीज़ इसमें हुई थी। सही गलत समझने की क्षमता नहीं हो तो कैसे पता चलेगा हम जो एक्ट कर रहे हैं उसका क्या नेचर है? हो गया, आपने लिख लिया गुड एंड एविल। ओके, ये वाइल्ड बीस्ट टेस्ट है, आर वर्सेस आर्नॉल्ड। केस का नाम सभी लोगों ने लिख दिया है, कई लोगों ने, आर वर्सेस आर्नॉल्ड। तो जब भी अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आए तो आप वही ऑप्शन चुनेंगे जिसमें ये लिखा हो वाइल्ड बीस्ट टेस्ट में, जिसमें कि सही गलत समझने की क्षमता, गुड एंड एविल टर्म का यूज किया गया हो। और उसी गुड एंड एविल में डिस्टिंग्विश ना करने की वजह से इंसान जो होता है वो अपने एक्ट के नेचर को भी नहीं समझता है। अगला टेस्ट कौन सा टेस्ट है? इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट। इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट लिखिए आप लोग, इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट। सुग्रीव यादव जी उसी का केस का नाम लिखना चाहते थे। केस का नाम है हैडफील्ड। कोई लिख दे सही स्पेलिंग, HATFILD, हैडफील्ड। सर क्या बोला आपने? इंसेंट डिल्यूजन, DELUSION, डिल्यूजन टेस्ट, इंसेंट डिल्यूजन। सोनाक्षी कश्यप जी ने केस का नाम भी लिख दिया, लिख लीजिए हैडफील्ड केस। लिख लिया सभी लोगों ने? इस केस का ईयर क्या है किसी को पता है? हैडफील्ड केस। पिछला वाला केस का ईयर मैंने आप लोगों को बताया था 1724 था, 1724 का। ये केस है 1800 का, 1800 का।
बिल्कुल सोनाक्षी जी, 1800 ही सही है। देखिए अब इस केस का फैक्ट जी सर, 1724 1724 ओके ठीक है। 1800 का ये केस है। इस केस का फैक्ट सुनिए आप लोग, अब लिखना छोड़ दीजिए। देखिए इसमें जो हेडफील्ड थे, हेडफील्ड जो थे वो एक सोल्जर थे, पहले सोल्जर सिपाही, वो रिटायर्ड हो चुके थे और वो कई सारा युद्ध लड़े हुए थे। उससे उनको बहुत सारा इफेक्ट हुआ था, उनके माथे पे चोट लगी थी। युद्ध लड़ते समय उनको माथे पे चोट लगी थी और उससे उनको मेंटल अनस्टेबिलिटी आ गई थी, इनस्टेबिलिटी, वो मेंटली रूप से अनस्टेबल हो गए थे क्योंकि बहुत सीवियर इंजरी हुई थी उनको, हेड इंजरी हुई थी। अब जो था उनको लगता था कि उनको भगवान आके कुछ बता रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, उनको डिल्यूजन होता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रम हो जा रहा है इंसान को कि हमको ये डायरेक्ट किया गया करने के लिए, डिवाइन पावर द्वारा हमको डायरेक्ट किया गया करने के लिए। तो ऐसा ही सिचुएशन में वो रहते थे। तो एक थिएटर में गए थे, जो किंग थे वो एक थिएटर अटेंड करने गए थे। किंग जॉर्ज III, किंग का नाम था किंग जॉर्ज तृतीय। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान उनको बोले हैं कि राजा साहब को मार दो, ठीक है। तो राजा साहब पे पिस्टॉल से गोली चला देते हैं, राजा साहब पे, लेकिन गोली लगती नहीं है, बच जाते हैं। किंग जॉर्ज III जो थे वो बच जाते हैं। तो यहाँ भी अटेम्प्टेड मर्डर हो गया। और ये किस डिल्यूजन में चलाएं? इस डिल्यूजन में कि आई हैव बीन कमांडेड बाय गॉड टू डू दिस एक्ट। और उस डिल्यूजन का कारण यही था, उनका जो सीवियर हेड इंजरीज थे, जो उन्होंने सफ़र किया हुआ था, बहुत सारे युद्ध जो लड़ा था उन्होंने, उसमें उन्होंने सफ़र किया हुआ था, उसी के कारण उनको ये डिल्यूजन होती थी। तो कोर्ट में ये एविडेंसेस क्लियरली प्रूफ हो गए कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन। उनको जो हमेशा भ्रम के सिचुएशन में रहते थे, उनको सीवियर हेड इंजरीज हुई थी, सभी कुछ प्रूफ हो गया। तो कोर्ट ने इनको डिफेंस भी दे दिया। कोर्ट ने बोला कि सिंस ही इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इनस्टेबिलिटी एंड ही इज इनकैपेबल टू जज हिज एक्ट, द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। किसके कारण से? वो जो डिल्यूजन था उसके कारण से, इसलिए उनको डिफेंस दे दिया गया। और इस केस में जो थ्योरी आई उसी को कह दिया जाता है इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट, बिकॉज इसमें डिल्यूजन की बात की गई है। डिल्यूजन कह सकते हैं, उसी को इल्यूजन कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं। इंसान भ्रम में रह रहा है, उसको एक्चुअल में जो है दुनिया में वो नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हमको शक्तियाँ, हमको गाइड किया जा रहा है कि ये करो वो करो, ठीक है। तो इसको इंसेंट डिल्यूजन टेस्ट कहा गया। हेडफील्ड केस में इनको एग्जेम्पशन मिल गई थी, नॉट, ये गिल्टी हेल्ड नहीं हुए थे। हेडफील्ड साहब जो एक रिटायर्ड सोल्जर थे, सभी को फैक्ट समझ में आ गया। उन्होंने राजा साहब पे ही अटेम्प्टेड मर्डर कर दिया था, अटेम्प्ट टू मर्डर। अब हम सबसे फेमस टेस्ट पे आते हैं, सबसे फेमस रूल्स, जो कि है क्या है कौशिकी जी, क्या लग रहा है? अगर हम लोग अनसाउंडनेस की टेस्ट की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा होगा? मैग्नॉटन रूल्स। देखिए स्नेहा जी, दुर्हम रूल्स जो है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैग्नॉटन रूल्स। दुर्हम रूल्स को तो आप ऐसे भी इग्नोर कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने दुर्हम रूल्स लिख लिया है तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर हम लोग जो सबसे बड़ी लैंडमार्क है उसके बारे में बताएंगे। उसमें क्या होता है, जो स्नेहा जी ने लिखा है दुर्हम रूल्स, इसको प्रोडक्ट टेस्ट कहा जाता है। जी शांभवी जी, मैग्नॉटन रूल्स उसी की मैं बात कर रहा था, अब उस पर हम इसके बाद आएंगे। दुर्हम रूल्स को कहा जाता है प्रोडक्ट टेस्ट। लिख लीजिए आप लोग इसको भी, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लीजिए आप लोग दुर्हम रूल्स। इसको कहा जाता है प्रोडक्ट टेस्ट। इसमें क्या होता है, इंसान जो होता है मेंटल डिजीज सफ़र कर रहा होता है या मेंटल डिफेक्ट सफ़र कर रहा होता है, तो मेंटल डिजीज के कारण या डिफेक्ट के प्रोडक्ट के कारण इंसान जो होता है अपनी सारी क्षमता खो दिए हुए रहता है। इफ ए पर्सन हैज़ कमिटेड सम अनलॉफुल एक्ट एंड दैट अनलॉफुल एक्ट वाज प्रोडक्ट ऑफ सम डिफेक्ट और सम डिजीज, तो उसी को कहते हैं प्रोडक्ट टेस्ट कहिए या दुर्हम रूल कहिए। तो उसको भी जो होती है एग्जेम्पशन दे दी जाती है। इसमें बस की टर्म क्या हो गया, की टर्म हो गया मेंटल डिजीज या डिफेक्ट, उसी का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो जो क्राइम होनी चाहिए
द क्रिमिनल एक्ट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ मेंटल डिजीज और डिफेक्ट। इतना ही बस आपको याद रखना है डूरहम रूल्स में, मेंटल डिजीज और डिफेक्ट अगर उसी का प्रोडक्ट है क्या जो आपने एक्ट किया था वो, देन यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। तो ये इन्होंने मेंशन किया था इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। अब हम आते हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल दैट इज मैकनॉटन रूल्स। अब ये इतना पॉपुलर है तो जल्दी से कोई इसका फैक्ट्स बता दे। आर वर्सेस मैकनॉटन, केस का नाम है आर वर्सेस मैकनॉटन। इसके तो फैक्ट्स पता होंगे आप लोगों को। इसका केस का ईयर क्या हो जाएगा? 1843 हो जाएगा, 1843, 1843। कौन बताएगा फैक्ट्स? सोनाक्षी जी आप बताइएगा मैकनॉटन का, आर वर्सेस मैकनॉटन का फैक्ट्स। जी बताइए। एग्जैक्ट याद से नहीं है बट इसमें वो रॉबर्ट पील नाम के वो रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि उनको जो इंजरी हाथ की है वो प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन के जो रहते हैं देख रॉबर्ट पील ही प्राइम मिनिस्टर थे, रॉबर्ट पील ही प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ मतलब जो भी है। ओके। तो उसके बाद से फिर वो मतलब ऐसे डिल्यूजन में इसमें थे, तो फिर वो जो होते हैं कि उनको सूट करने की जगह उनके सेक्रेटरी को सूट कर देते हैं, ऐसा ही कुछ था। जी 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 जी। देखिए अभी हम लोगों ने बाइपोलर डिसऑर्डर को समझा था। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मेंटल डिजीज होता है, उसमें उसको हमने समझा था, जिसमें मैंने बताया था अलग अलग फेज से इंसान गुजरता है। कभी वो ऐसे फेज में होता है मैनिक फेज, जिसमें बिल्कुल समझने की क्षमता खो देता है, और कभी कभी जो डिप्रेशन फेज में होता है उसमें सोचने समझने की थोड़ी बहुत क्षमता रहती है लेकिन इंसान बहुत डिप्रेस रहता है। यहाँ पे एक और हम लोग समझते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन एक होता है, ये अलग बीमारी हो गया पैरानॉइड डिल्यूजन। इसके बारे में पता है आप लोग को पैरानॉइड डिल्यूजन क्या होता है? चलिए ये भी जान जाइए। इस केस में यही बीमारी थी उनको। पैरानॉइड डिल्यूजन में ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मुझ पे कोई पर्टिकुलर इंसान अटैक करने वाला है, ऐसा लगेगा कि ये मुझ पे अटैक करने वाला है, उससे मुझको खतरा है। जी जी संभव जी शाश्वत जी, कोई पर्टिकुलर आइडिया जो है उनको कवर किए रहेगा। मुझे लगेगा कि ये पर्सन जो है मेरा दुश्मन है, वो मुझे मार देगा, इसी को कहते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन। और ये डिल्यूजन बहुत स्ट्रांग होता है। ये वो पर्सन जो होता है इसमें इतना डूब गया रहता है कि उसको एक्चुअली लगता है कि वो पर्सन मेरा दुश्मन है, हमको मार देगा, वो हमको अटैक करेगा, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो इस केस में जो मैकनॉटन थे, मैकनॉटन उनको भी यही थी, पैरानॉइड डिल्यूजन था। उनको ऐसा लगता था कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी करते हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनसे हमको बहुत खतरा है। ठीक है। और ये थे क्या? एक वुड वर्कर थे। सोचिए कितना डिल्यूजन में थे। ये एक वुड वर्कर थे, इनको डिल्यूजन था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे ये इनके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे थे, मैकनॉटन के खिलाफ। तो अपनी जान बचाने के लिए, ताकि प्राइम मिनिस्टर ही कुछ एक्शन ना ले, उससे पहले हम ही कुछ एक्शन ले लेते हैं, ये जो है उनको गोली मारते हैं, मर्डर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक्चुअली गोली किसको लग जाती है? लग जाती है पीएम के जो सेक्रेटरी थे, ड्रमंड नाम था उनका, उनको लग जाती है। अब सेक्रेटरी साहब डेथ भी हो जाता है, वो मर जाते हैं। अब केस जाती है कोर्ट में ये साबित हो जाता है, मेडिकल एविडेंस से साबित हो जाती है कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड डिल्यूजन, और ये सच में वो सफ़र कर रहे थे। देयर वेर सफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव हिज डिजीज। अब कोर्ट ने सोचा अब एक्चुअली वो इंसानिटी सफ़र कर रहे थे, ही वॉज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, तो हाउ कैन वी पनिश हिम, ही शुड बी ग्रांटेड द डिफेंस ऑफ इंसानिटी। तो कोर्ट ने उनको इंसानिटी का जो डिफेंस है वो ग्रांट भी किया और उनको एक्विटल हो गई। हालांकि इस जजमेंट के बाद थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ गई थी सोसाइटी में। अब सोचिए कोई प्राइम मिनिस्टर पे अटेम्प्टेड मर्डर किया था और सेक्रेटरी डेथ भी हो गया सेक्रेटरी का, फिर भी जो है वो कन्विक्शन नहीं हुई। तो सोसाइटी में थोड़ी सी इस पर डिस्प्यूट आ गई, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन डिबेट होने लगी कि कुछ तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए कि कब इंसानिटी का टेस्ट कब अप्लाई होगा, कैसे नहीं अप्लाई होगा। तो इसी सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस केस में
प्रोपाउंड किया गया बहुत सारे प्रिंसिपल्स, कुछ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए गए कि कब कब इंसैनिटी का रूल अप्लाई होगा। द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी वुड बी एप्लीकेबल इन दिस पार्टिकुलर केसेस ओनली। इसको एक तरह से लेट डाउन किया गया, तो इसमें एग्जैक्ट रूल्स लेट डाउन किए गए। हमारे इंडिया में भी जो इंसैनिटी का जो हम लोग प्रोविजन देखे हैं उसमें उन्हीं रूल्स को अडॉप्ट किया गया है, उन्हीं सारे रूल्स को जो मैग्नॉटन केस में लेट डाउन हुआ है उन्हीं को अडॉप्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो रूल्स है वो आप लोग को ऑलरेडी भी पता है कि जो हम लोग पढ़ लिए वही है। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सन को हम लोग प्रिज्यूम करेंगे कि एवरीवन इज सेन एंड रिस्पॉन्सिबल। हम लोग एक कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जो भी पर्सन है चाहे वो किसी मेंटल स्टेट में हो, कैसा भी हो, हम लोग प्रिज्यूम करेंगे कि वो सेन है, मतलब वो इनसेन नहीं है, मतलब वो साउंड माइंड पर्सन है और वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस पर रहेगी। ही हैज़ टू प्रूव दैट ही वॉज नॉट सेन एंड ही इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरीवन इज सेन एंड रिस्पॉन्सिबल। ये एक्सप्रेसिव कोर्ट ने लेट डाउन किया कि हम सारे कोर्ट को हमेशा ये प्रिजम्पशन ही कर रखनी है। अब इससे क्या होगा, क्लियर रूल्स लेट डाउन हो गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा एक्यूज पे रहेगा कि प्रूफ करने के लिए कि वो इनसेन था। ये हो गया कोर्ट। उसके बाद कोर्ट ने बोला कि डिफेंस लेने के लिए ये जरूरी है कि आप प्रूफ करें कि अब जब आप क्राइम कर रहे थे तो आप अपने ही एक्ट के नेचर कंसिक्वेंसेस को नहीं समझने के लिए कैपेबल थे। जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ चुका है, अपने एक्ट के नेचर एंड कंसिक्वेंसेस समझने के लिए आप इनकैपेबल थे, ये आप ही को प्रूफ करना होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब इनकैपेबल थे, उस समय जब आप क्राइम कर रहे थे, जो हम लोगों ने सेक्शन 84 में पढ़ा है अभी। तो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम यू आर इनकैपेबल, ये आपको साबित करना होगा, तभी जाके आपको डिफेंस मिलेगी। ठीक है। और कोर्ट ने इसमें एक और बात हेल्ड की कि अगर आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आप एक्ट के नेचर को नहीं समझ पा रहे थे। नेचर को नहीं समझने का मतलब मैंने बताया आप लोगों को कि ये ना समझ पाना कि मेरा जो एक्ट है वो किसी को हार्म कॉज करेगा, वो जो है वो किसी को इंजरी कॉज करेगा। अगर ये समझ नहीं है तो माना जाता है आपको अपने एक्ट के नेचर को ही नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर एक्ट के नेचर को समझ रहे हैं, अगर फिर भी आप प्रूफ कर देते हैं कि आपको ये समझ नहीं थी कि जो आप कर रहे थे वो कंट्रेरी टू लॉ है, वो गलत था, तभी भी आपको डिफेंस मिल जाएगी। यानी कि अगर आप ये भी प्रूफ कर देते हैं कि आपका जो एक्ट था उसका जो वो कंट्रेरी टू लॉ है, ये आप समझने के लिए इनकैपेबल थे। भले ही नेचर समझ रहे थे लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कंट्रेरी टू लॉ है। मान लीजिए एग्जाम्पल से, अगर आपको समझ में आ रहा था, आपकी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि जो पर्सन मर्डर कर रहा था, गोली चला रहा था, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे गोली चलाने से सामने वाले की मौत हो जाएगी, तो इसका मतलब आप नेचर समझ रहे हैं, कंसिक्वेंस समझ रहे हैं कि मैं गोली चलाऊंगा तो उससे इंजरी होगी और सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी। अगर ये समझ है तो देन यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। बट अगर आप कंप्लीटली इनकैपेबल है ये समझने के लिए कि जो मेरा एक्ट है वो इलीगल है, कि नहीं गोली मारने से मुझे एक क्राइम है और मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, तो माना जाएगा कि आप अपने एक्ट जो है राइट है या रॉन्ग है, लॉफुल है या अनलॉफुल है, ये समझने के लिए कम्प्लीटली इनकैपेबल है। और इस ग्राउंड पे भी डिफेंस मिल जाएगा। इफ़ यू आर इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड दैट योर एक्ट इज लीगल और इलीगल, देन यू कैन ऑल्सो क्लेम एग्जम्पशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। तो हो सकता है आप नेचर ना प्रूफ कर पाए, अगर बस यही प्रूफ कर रहे हैं कि आपने एक्ट राइट रॉन्ग लॉफुल अनलॉफुल नहीं समझ सकते थे, तो भी आपको डिफेंस मिल जाएगी। तो ये भी कोर्ट ने रूल्स लेट डाउन किया और हमारे यहाँ इंडिया में भी इसको भी अडॉप्ट किया गया है। हम लोग जब इंडियन केस डिस्कस करेंगे तो उसमें ये भी रूल्स अडॉप्ट किया गया है कि आप बस ये प्रूफ कर दें कि आप इनकैपेबल है ये समझने के लिए कि मेरा जो एक्ट था वो इलीगल था या रॉन्ग था, ये समझने के लिए कम्प्लीटली आप इनकैपेबल थे, तो भी आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। तो यही सारे रूल्स लेट डाउन किए गए थे मैग्नॉटन में, सारे बेसिक रूल्स थे, ये सारे रूल्स इंडिया में भी अडॉप्ट किए गए हैं। आप लोगों को किसी रूल्स से प्रॉब्लम है मैग्नॉटन वाला, फिर से पूछिए आप लोग। ये समझ में आया आप लोग को? नेचर कब आप नेचर ना प्रूफ कर पाए तो कंट्रेरी टू लॉ प्रूफ कर पाएंगे तो आपको डिफेंस मिल जाएगी। मुस्कान जी आपको समझ में आया? ओके क्योंकि उसके अलावा तो जो भी रूल्स थे बहुत ही आसान थे। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? अक्यूज पे सर। डेफिनेटली। और उसका स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा? क्या? और उस बर्डन ऑफ प्रूफ का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या होगा? सर आपने जो ये लिखा है सर। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है मैंने? ये आपने लिखा है
एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए, प्रिफरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसमें वेरी हाई स्टैंडर्ड, सारी चीजें आपने बताई हैं। नहीं, तो इसमें क्या होगा, अभी जो मैंने बोला कि यहाँ पे एक्यूज्ड का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि प्रूफ करना कि इंसैनिटी में फॉल करेगा, इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ फॉलो किया जाएगा? कौन सा करा जाएगा? चलिए अब हो गया, और मैं किसी और से पूछता हूँ, अब फिर बताऊंगा। शिवांगी जी आप बताइए। What will be the standard of proof? So preponderance of probability. जी, और भी कोई है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है? मैंने जो उतना सारा एक्सप्लेन किया हुआ था, यही सब एक्सप्लेन किया हुआ था ना, कि कैसे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है, कहीं कभी कभी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। सांभवी जी। यस सर। आपको भी कोई डाउट है क्या? नहीं, समझ आ गया। बिल्कुल। देखिए मुस्कान जी, मैंने जो, हाँ फिर से सुन लीजिए आप, मैंने जो उस समय छोटी अभी वो पढ़ी नहीं है आईटीसी, वो 4th सेमेस्टर में है, ऐसा है, 3rd ईयर में। ओके जी इट्स ओके, क्योंकि मैंने पढ़ी थी तो मैंने हिंदी में पढ़ी थी, बात है ये। अच्छा, तभी मतलब कई बार बहुत ज़्यादा ही बेसिक चीज़ें में आपको ये हो जा रही है, क्योंकि ये चीज़ मैंने उस समय सब यही चीज़ एक्सप्लेन किया था, वो जो बोर्ड पे मैंने सब कुछ लिखाया था कि सब समझ में, आपने जो भी चीज़ें बताई वो सब समझ में आया। वो होता है ना कि आप बाद में रिवीजन करते हो तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाती है, ये चीज़ है। ठीक है, पढ़ाई समझ लीजिए। जी। और इस सवाल का आंसर वही होगा जो शिवांगी जी ने दिया है, प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। आपको बस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं जाना है, आपको बस दिखा देना है कि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ कि डिफेंस ऑफ इंसैनिटी मिलनी चाहिए, ज़्यादा है, ये चीजें हैं, मतलब समझ गया जी मुस्कान जी, वही वैसे ही प्रूफ करना है। चलिए हम लोग सारे रूल्स पढ़ लिए, मैग्नॉटन रूल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? जी शाश्वत जी पूछिए। सर आपने बोला कि एक्यूज्ड अगर नेचर ऑफ द एक्ट जान रहा था बट वो अनेबल था डिफरेंशिएट करने में कि ये एक्ट रॉन्ग है या राइट है। जी सर इन दोनों में डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो नेचर जान रहा था तो लॉ तो प्रिज्यूम करता है कि एवरीवन शुड नो द लॉ, बट ये जनरल प्रिजम्पशन है। तो वो पर्सन अगर नेचर जान रहा था तो ये गलत है या सही है, वो इंसेन प्रूफ करना बड़ा टफ है। थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देके सर बता दें। देखिए, हाँ जी शाश्वत जी, देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसमें जो है, अभी ही मैं बता दे रहा हूँ, जो मैं इंडियन केस ही बताना चाहता हूँ जिसमें कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पे आपने जो बोल रहे हैं कि मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, मिस्टेक ऑफ लॉ के ग्राउंड पे नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक्यूज जो है वो ये उसको इस ग्राउंड पे डिफेंस नहीं मिलेगी कि वो जानता था कि नहीं कि मर्डर क्राइम है कि नहीं है, उसको इस ग्राउंड पे मिलेगी डिफेंस कि उसको समझने की क्षमता ही नहीं थी कि मर्डर जो है वो क्राइम है कि नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, मैं लिख के समझाता हूँ, रुक जाइए। एक टर्म हो गया नॉलेज, दूसरा टर्म हो गया कैपेसिटी टू नो। देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर इसी में है। मान लिया कि नेचर वो समझ रहा था, उसको समझ में आ रहा था कि मैं जो एक्ट कर रहा था उससे वो सर फट जाएगा, खून बह जाएगा, इंसान को इंजुरी कॉज हो जाएगा, ऐसा अगर समझ में आ रहा तो मान लिया जाएगा नेचर समझ में आ रहा था। अब बात आई वो राइट रॉन्ग था या लीगल या इलीगल था, उसको समझने की बात, उसको मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक टर्म हो गया नॉलेज होना, दूसरा हो गया कैपेसिटी टू नो। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? नॉलेज में और कैपेसिटी टू नो यानी कैपेसिटी टू हैविंग नॉलेज, ये दोनों एकदम अलग टर्म। तो इसके ग्राउंड पे डिफेंस नहीं मिलेगी। ये डिफेंस ये नहीं क्लेम किया जा सकता कि मुझे नॉलेज थी कि नहीं मर्डर तो एक ऑफेंस ही नहीं है, मुझे लग रहा था मर्डर एक ऑफेंस ही नहीं है, तब नहीं मिलेगी। यहाँ कैपेसिटी की बात आ रही है, मैं कैपेबल ही नहीं था ये समझने के लिए कि मर्डर एक ऑफेंस है। आई वॉज कंप्लीटली इनकैपेबल टू डिफरेंशिएट दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये कैपेसिटी की बात की गई। और दूसरी क्या हो गई कि आई वॉज नोइंग दैट मर्डर इज नॉट ऑफेंस।
आई हैड नॉलेज दैट मर्डर इज एन ऑफेंस, आई हैड नॉलेज दैट मर्डर इज नॉट एन ऑफेंस। तो ये नॉलेज की बात हो गई कि मेरे नॉलेज में था कि ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस नहीं है। उस ग्राउंड पे डिफेंस नहीं मिलेगी। अगर उस पे मिल जाती तो मिस्टेक ऑफ लॉ पे डिफेंस मिल जाती, जो कि नहीं होता है। लेकिन यहाँ कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है इंसैनिटी वाले केस में। इंसैनिटी में बस ये देखना है कि कैपेसिटी टू नो दैट द एक्ट इज लीगल या इलीगल, द एक्ट इज राइट और रॉन्ग, यही नहीं समझने की क्षमता है, तब डिफेंस दे दी जाती है। तो इंडियन कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था इस तरह। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये सवाल उठ गई थी इंडियन कोर्ट में कि नॉलेज कैपेसिटी टू नो के ग्राउंड पर डिफेंस कैसे मिलेगी। तो कोर्ट ने डिफरेंशिएट करके बताया कि नॉलेज के ग्राउंड पर डिफेंस नहीं मिलेगी, कि आपको नॉलेज थी या नहीं थी उससे मतलब नहीं है। हमें यह मतलब है कि आपको कैपेसिटी थी कि नहीं, कि आप जान सकते थे कि वो सही है गलत है। आपको समझ में आ रहा है कि नॉलेज में या कैपेसिटी टू नो में क्या अंतर है? किसको किसको क्लियर हो रहा है? थम्स अप कीजिए। तो यही डिफरेंसेस बस आपको देखने हैं। नॉलेज होना कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं वो थेफ्ट है, रॉबरी है, तो थेफ्ट इज अ क्राइम या थेफ्ट इज नॉट अ क्राइम। मुझे नॉलेज है कि थेफ्ट इज अ क्राइम, ठीक है, तो ये नॉलेज की बात हो गई। या मैं कहूं कि मुझे तो पता है थेफ्ट कोई क्राइम ही नहीं है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि थेफ्ट इज अ क्राइम, तो आई एम अंडर प्रिजम्पशन दैट थेफ्ट इज नॉट अ क्राइम। ये भी मेरी नॉलेज की बात हो गई। लेकिन अगर कही जाए कि मुझे सोचने की बिल्कुल क्षमता ही नहीं है कि थेफ्ट, द एक्ट ऑफ थेफ्ट इज राइट और रॉन्ग, चोरी करने का जो एक्ट है वो सही है या गलत है, ये मुझे समझ आ रहा है कि वो मैं सामान ले लूंगा, उसके पोजीशन से ले लूंगा, उसको घाटा हो जाए, ये हो जाएगा, उसको इंजुरी कॉज हो जाएगी, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन सही या गलत है, लॉफुल है या इलीगल है, ये समझने की अगर क्षमता बिल्कुल भी नहीं हो, कैपेसिटी नहीं हो, तो लॉ डिफेंस ग्रांट कर देता है इंसैनिटी वाले केस में, ठीक है। तो यहीं से डिफरेंस हो रहा है। ये अगर ये में मिलता तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाता, यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल इनकैपेसिटी है। वो फोकस अभी भी इनकैपेसिटी पे ही है। आसिफ राजा जी अभी आ रहे हैं, तो यहाँ का भी फोकस जो है वो इनकैपेसिटी पर ही है, सारी फोकस। इनकैपेसिटी रिगार्डिंग व्हाट? इनकैपेसिटी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग दैट माय एक्ट वाज राइट और रॉन्ग, माय एक्ट वाज लॉफुल और अनलॉफुल, उसके रिगार्डिंग इनकैपेसिटी है। नॉट नॉलेज दैट माय एक्ट वाज राइट और रॉन्ग, नॉलेज नहीं, कैपेबल टू नो। समझ में आया आप लोग को या और एक्सप्लेन करूं? शाश्वत जी पहले आप बताइए। ओके, मुस्कान जी आपको समझ में आया? हाँ तो समझ में आया। नॉलेज और कैपेसिटी टू नो आर डिफरेंट थिंग्स। तो वन कैन नॉट क्लेम एग्जेम्पशन ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड नो नॉलेज, उसको पता नहीं था। बट वन कैन क्लेम एग्जेम्पशन ऑन द ग्राउंड that he was completely incapable to know that his act was illegal or his act was evil, his act was wrong, तब मिल जाएगी। तो यहाँ भी फोकस जो है वो लॉ पे नहीं शिफ्ट हुआ है, फोकस अभी भी कैपेसिटी पर ही है। बस कैपेसिटी पहला दूसरा सा था, तभी तो मैंने बोला वहाँ पे भी जो हमारे बेयर एक्ट में भी है, इनकैपेसिटी जो है वो रिगार्डिंग वेरियस थिंग है। एक इनकैपेसिटी रिगार्डिंग नेचर है, फिर एक इनकैपेसिटी रिगार्डिंग है कि एक्ट जो प्रोहिबिटेड था कि नहीं। इस रूल को हमारे इंडियन लॉ में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। इज इट ओके फॉर एवरीवन, या किसी को डाउट है? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल था ये शाश्वत जी का, क्योंकि इस पे ये बहुत ही मर्ज कर रहा था टॉपिक। ओके, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम अगले ये पे बढ़ते हैं। अब लीगल और मेडिकल इंसैनिटी। हर्षिता जी आपको क्लियर है? यस अग्रवाल जी? ओके, चलिए हम लोग अगला पढ़ते हैं। इसमें अब पढ़ते हैं हम लोग लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी क्या होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि डिफेंस मिलेगी या ना मिलेगी। तो इंसैनिटी लीगल भी होती है और मेडिकल भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग लीगल इंसैनिटी को समझते हैं। लीगल इंसैनिटी कब होगा? तो देखिए, ऐसी इंसैनिटी जो लॉ रिकॉग्नाइज कर रही है एज एन इंसेन पर्सन। अगर लॉ के नज़र में कोई इंसेन है तो उसी को कहते हैं लीगल इंसैनिटी। अगर लॉ किसी को इंसेन रिकॉग्नाइज कर ले तो उसको एग्जेम्पशन दे देगी, उसको जो होगा क्राइम से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो लीगल इंसैनिटी इज सम दैट काइंड ऑफ इंसैनिटी विच लॉ रिकॉग्नाइजेज। हमारे बीएनएस के अंडर भी लीगल इंसैनिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है, और जो हम लोग सेक्शन पढ़े हुए हैं
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का, दैट इज अबाउट लीगल इंसैनिटी। वो जो सारे एसेंशियल्स हमने पढ़े हैं, इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, दैट एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट एक्ट इज गुड और नॉट, ये सारे लीगल इंसैनिटी की बात कर रही है। और लीगल इंसैनिटी में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? एक्यूज पे जो होता है, जो हम लोग कई बार देख लिए। एक्यूज को प्रूफ करना है कि आई वाज लीगली इंसेन। ओके, लीगल इंसैनिटी प्रूफ करना है एक्यूज को, और मेडिकल इंसैनिटी एक्यूज को नहीं, वो कौन प्रूफ करता है? डॉक्टर्स प्रूफ करते हैं। और जो है लीगल इंसैनिटी जो है उसके ग्राउंड पे मिलती है कि नहीं? एग्जाम्शन मिल जाती है, कंप्लीट एग्जाम्शन मिल जाती है। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो आपको एक्विटल मिल जाएगी। आपने क्राइम किया, आपको एक्विट कर दी जाएगी। तो इसमें सबसे मेन जो है लीगल इंसैनिटी जो डिटरमिन करने का जो राइट है वो किसके पास होता है? कोर्ट के पास होता है। सबसे जो मेन है लीगल इंसैनिटी का, इट इज द कोर्ट विच इज गोइंग टू डिसाइड यू वेर लीगली सेन और नॉट। आपने तो अपने तरफ से सारे एविडेंस दिए कि मैं लीगली इंसेन हूँ, ये बताने के लिए आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ है, आपको सारे एविडेंसेस देने हैं। बट इट इज ओनली द कोर्ट विच इज गोइंग टू फाइनली डिसाइड दैट यू वेर लीगली सेन और लीगली इंसेन, एंड नो बडी एल्स इज गोइंग टू डिसाइड। किसी और का ओपिनियन जो है वो बस कोर्ट देख सकता है, किसी डॉक्टर का, किसी बड़े साइकेट्रिस्ट का, किसी का भी कोर्ट बस देख सकता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड फाइनली दैट यू आर लीगली सेन और नॉट। इज इट ओके? तो फाइनल डिसीजन किसके पास है? कोर्ट के पास है। और हम समझते हैं अब मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी नाम से ही क्लियर है। आपको अगर क्लिनिकली डायग्नोस किया जाए, मतलब आपको मेडिकली डायग्नोस करके कोई डॉक्टर जो है, मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, आपको डायग्नोस करके डिक्लेयर कर दे कि यू आर मेडिकली डिजेबल, यू आर मेडिकली नॉट फिट, आप इस मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, तो माना जाएगा कि आप मेडिकली इंसेन हैं। ठीक है, तो मेडिकल इंसैनिटी जो है वो एक मेडिकल टर्म आप समझ सकते, मेडिकल टर्म की तरह है। आपको डॉक्टर ने डायग्नोस करके आपको मेंटली इंसेन डिक्लेयर कर दिया, माना गया कि आपको ये बीमारी है। हम लोगों ने पैरानॉइड डिल्यूजन के बारे में डिस्कस किया, तो डॉक्टर ने लिख दिया कि यू आर सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड डिल्यूजन सिंस 1 ईयर, यू आर सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड डिल्यूजन, या कोई दूसरा जो हम लोग बीमारी का पढ़ रहे थे, कौन सा एक डिजीज हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था? बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, तो ये सब मेडिकल इंसैनिटी है। ये कौन डिक्लेयर करता है? डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं। और तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिकल इंसैनिटी जो है वो मेडिकल इंसैनिटी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे। इसमें आपको प्रूफ नहीं करना है, एक्यूज खुद से नहीं प्रूफ कर सकता है, खुद से नहीं एविडेंस देगा कि नहीं आई एम मेडिकली जो है हम इंसेन है। डॉक्टर जो होगा डायग्नोस करके वो डिक्लेयर करेंगे आप कौन सा डिजीज है, आप जो है कितने समय से सफ़र कर रहे हैं, ये सारे कुछ। तो जो है मेडिकल इंसैनिटी जो है, इसके ग्राउंड पे आप एग्जाम्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। यू कैनॉट क्लेम एग्जाम्शन सोलली ऑन द ग्राउंड ऑफ मेडिकल इंसैनिटी। हाउएवर मेडिकल इंसैनिटी जो है वो जो है एक तरह का एविडेंस का काम करता है। किसके लिए एविडेंस? टू प्रूफ लीगल इंसैनिटी। आप लीगल इंसैनिटी को प्रूव करने के लिए यू कैन टेक हेल्प ऑफ मेडिकल इंसैनिटी, बट एलोन मेडिकल इंसैनिटी इज नॉट अ ग्राउंड फॉर एग्जाम्शन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो मेडिकल इंसैनिटी जो है डॉक्टर प्रूफ करते हैं, वो आप डॉक्टर से प्रूफ करवा सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं। अब कोर्ट जो है वो मानेगी कि नहीं मानेगी कि आप लीगली इंसेन है या नहीं है, वो कोर्ट के ऊपर है। मेडिकल इंसैनिटी तो आपका प्रूफ हो गया, डॉक्टर ने कर दिया, लेकिन लीगल जो इंसैनिटी है वो कोर्ट बाकी कई सारे चीज़ों को देखते हुए, जैसे वन ऑफ द मेन थिंग तो यही हो गया कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम यू आर कम्प्लीटली इनकैपेबल, ये कोर्ट तय करेगी। तो कोर्ट बहुत सारे और फैक्टर्स को देखते हुए ये डिक्लेयर करेगी कि यू आर लीगली इंसेन और लीगली सेन। इज इट ओके? तो जी पूछिए मुस्कान जी। जी सर, जैसे आपने ये बताया, तो सर जब ये मेडिकली इंसैनिटी मतलब डॉक्टर को चीज प्रूफ कर देता है, देन वो आगे चल के ही तो फिर लीगल इंसैनिटी बनती है ना सर? जी तो सर यही से होगा ना एक तरीके से, क्योंकि लॉ भी मतलब किसी ना किसी बेसिस पे ही तो मानेगा कि वो पागल है, अपने आप मान नहीं लेगा बिना चीजें देखे।
तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें प्रूव होती है, ये आपने बताया मेडिकल वाला, देन उसके बाद वो चीज उसमें बनती है। जी मुस्कान जी, इसलिए मैंने बताया कि मेडिकल इंसैनिटी इज वन ऑफ द ग्राउंड टू प्रूव लीगल इंसैनिटी। अगर लीगल इंसैनिटी को प्रूव करने के लिए 4-5 चीज़ें चाहिए, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि आप मेडिकली इंसेन हैं, आपको डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर किया है कि आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है मुस्कान जी, तो मेडिकल इंसैनिटी डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रूफ, इम्पॉर्टेंट एविडेंस टू सपोर्ट योर लीगल इंसैनिटी। लेकिन और भी चीज़ें हैं, कई बार जो है आप क्राइम कमिट करेंगे, आपने अपना मेडिकल डायग्नोसिस कभी नहीं करवाया हुआ है, आप मेडिकली इंसेन नहीं है क्योंकि किसी डॉक्टर ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, फिर भी हो सकता है आप मेडिकली इंसेन हो, भले ही आपने डॉक्टर से डायग्नोस नहीं करवाया है, आपने क्राइम कमिट कर लिया, उसके बाद पता चलता है, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट होते हैं, पता चलता है कि मेडिकली भी आप मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहे थे जब आपने क्राइम कर रहा था, तभी भी कोर्ट में ये भी प्रूफ हो जाए कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम आप उस समय भी आप कंप्लीटली इनकैपेबल थे, तो आपको मिल गई, आप लीगली इंसैनिटी का भी डिफेंस मिल गया। लेकिन जब आप क्राइम कमिट कर रहे थे उस समय ना आप मेडिकली इंसेन थे ना ही लीगली इंसेन थे, क्योंकि डिक्लेयर कोई नहीं किया हुआ था। तो ये कम्प्लीटली मेडिकल इंसैनिटी जो है वो डॉक्टर्स पे निर्भर करता है, डॉक्टर्स डिक्लेयर करेंगे और उसका यूज़ किया जाता है लीगल इंसैनिटी प्रूव करने में। लेकिन लीगल इंसैनिटी प्रूव करने के लिए और भी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है जो कि कोर्ट कंसिडर करेगी, देन ऑनली डिक्लेयर करेगी। ठीक है, तो कई सारे डिफरेंसेस निकल के आ गए हैं जो मैंने बताया उसी से। एक डॉक्टर प्रूफ कर रहा है, एक प्रूफ करने की जिम्मेदारी खुद एक्यूज पर है। लीगल इंसैनिटी का फाइनल जजमेंट जो है वो कोर्ट देती है कि आप लीगली इंसेन थे कि नहीं, उसमें जो है वो कोर्ट जजमेंट नहीं दे रही है, वो डॉक्टर दे दिया, डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया कि आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। ये सारे बेसिक डिफरेंसेज जो हैं, एक वैलिड डिफेंस है, एक वैलिड डिफेंस नहीं है। लीगल इंसैनिटी इज अ कंप्लीट वैलिड डिफेंस, बट मेडिकल इंसैनिटी इज नॉट अ कंप्लीट डिफेंस। इट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट द लीगल इंसैनिटी, बट मेडिकल इंसैनिटी अलोन इज नॉट अ सफिशिएंट डिफेंस। ये सारे डिफरेंसेज हैं। सबको समझ में आया लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में डिफरेंसेज? ओके, चलिए हम अब कुछ इंडियन केस कुछ इंडियन केस डिस्कस कर लेते हैं। केसेस जो हम लोगों ने टेस्ट वाले डिस्कस किए हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें टेस्ट जो है वो प्रोपाउंड किए गए थे। हेडफील्ड केस, आर वर्सेस आर्नोल्ड, आर वर्सेस मैकनॉटन, ये सारे केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडियन केसेस जो हैं उन्हीं को फॉलो किए हुए हैं। फॉरेन जो यूके के जो केसेस हैं, यूके के जो लॉज हैं, उसी को फॉलो किया गया है इंडियन लॉज में भी और इंडियन केसेस में भी। तो एक केस है लक्ष्मी वर्सेस स्टेट। लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 1959 का केस है। इस केस में वही हुआ था, बहुत सारी चीज़ें, एक केस में एक ही चीज़ तो होती नहीं है। जिस लॉ को इशू में होता है उस लॉ के रिगार्डिंग एक्सटेंसिव डिस्कशन होते हैं, सारे एसेंशियल्स को डिस्कस कर लिए जाते हैं। फिर भी जो डिस्प्यूटेड होता है, मेन डिस्प्यूटेड चीज़ जो इशू में होता है, उस पर जो होता है कोर्ट क्लैरिटी लाती है। तो इसमें कोर्ट ने उसी पे क्लैरिटी लाया था, किस पे? नॉलेज पे और कैपेसिटी टू नो पे। नॉलेज इज, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू कंसिडर अबाउट द नॉलेज that the accused has knowledge of the crime or not, knowledge of the legality or illegality or not, but court is going to consider that the accused was capable to know that the act was legal or illegal or not। यही चीज़ें थी, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। इस केस में यही चीज़ें डिस्कस हुई थी। लक्ष्मी वर्सेस स्टेट, समझ में आया आप लोग को? ये चीज़ पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगला केस है हरी सिंह गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हरी सिंह गोंड GOND वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें कोर्ट ने लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी के डिफरेंसेस को डिस्कस किया हुआ था। लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी कोर्ट ने क्लियरली लेट डाउन किया कि जस्ट बिकॉज कोई पर्सन जो है मेडिकली इंसेन डिक्लेयर हो गया है, मेडिकली अनफिट, कोई मेंटली अनफिट, मेंटली कोई पर्सन मेंटली अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया है किसी डॉक्टर द्वारा, इसके ग्राउंड पे एग्जेम्पशन नहीं क्लेम कर सकता है सेक्शन 84 के अंडर में। इसके ग्राउंड पे नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। सेक्शन 84 या कहें तो सेक्शन 22 ऑफ BNS, उसको कब मिलेगी डिफेंस? जब वो लीगली इंसेन हो। तो कोर्ट ने क्लियरली बोला कि वी आर गोइंग टू बी कंसर्न्ड ओनली अबाउट लीगल इंसैनिटी एंड नॉट अबाउट मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी जो है
उसका थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन वी आर ओनली गोइंग टू कंसीडर एंड गोइंग टू बी वरी अबाउट लीगल इंसैनिटी। तो एक तरफ से डिफ्रेंसिएशन, इंपॉर्टेंस दिखाया गया था लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी के बीच का डिफरेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल इंसैनिटी इन द क्रिमिनल केसेस। हो गया, आप लोगों ने समझ लिया? ओके, चलिए एक और केस लिख लीजिए आप लोग। सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, ये 2011 का केस है। इससे भी रिसेंट केसेस मैं ढूंढ के आप लोग को बता दूंगा, अगर हुआ होगा तो, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया होगा तो। हाई कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट आते हैं, मोस्टली रीइटरेशन तो हर दूसरे दिन हो रहा होता है किसी ना किसी लॉ का, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अनटिल एंड अनलेस जी 2011 ईयर, ऋचा जी, और हरी सिंह वाला केस 2009 का था। इसमें इसी पर फोकस किया एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफेंस, जो मैंने बताया हुआ है। कोर्ट ने क्लियरली लेट डाउन किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर अबाउट योर इंसैनिटी, वी आर गोइंग टू ओनली फोकस अबाउट योर इंसैनिटी एट द टाइम ऑफ कमिटिंग और ऑफेंस। एट द टाइम आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड था, आपकी एबिलिटी क्या थी एट द टाइम ऑफ committing that act which constitute the offense. We are going to concerned about that only and not anything else. तो सारे जो एसेंशियल्स हैं उसके अलग अलग केसेस हो गए हैं। सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। हो गया, आप लोगों ने लिख लिया? ओके, अब पूछिए आप लोग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड केस मैंने बताया था नेहा गुप्ता जी, जो 2011 का केस है। सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, उसमें कोर्ट हैड लेट डाउन दैट वी आर गोइंग टू कंसर्न ओनली अबाउट दैट टाइम at which the offense was committed and not about the insanity in general. हमें आपकी insanity in general से कोई मतलब नहीं है। at the time when the offense was committed, उस समय आपका क्या state of mind था, उसी से हमें मतलब है। कोर्ट को बस उतना ही से मतलब है। आप हमेशा इंसेन रहते होंगे, पिछले 10 साल से इंसेन होंगे, बहुत क्रिटिकल डिजीज से आप सफ़र कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू कंसर्न अबाउट दोज। हमें बस ये जानना है कि आप जब क्राइम कमिट कर रहे थे उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उस समय आपकी एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी। ठीक है नेहा जी? यस सर। ओके, आज सैटरडे है क्या? नहीं सर, हाँ सर सैटरडे है सर। ओके ओके, ठीक है। हम मैं सोच रहा हूँ यहीं रहने देते हैं। इंटॉक्सिकेशन भी अगले, क्या संभव जी? कल छुट्टी है ना? हाँ कल छुट्टी है, हाँ कल छुट्टी है, और मोस्ट प्रोबेबली मंडे से लेकर वेडनेसडे तक भी आप लोग की आईपीसी नहीं चलेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक का जो एंड है उस समय मुझे दूसरे काम है। तो नेक्स्ट वीक भी फर्स्ट 3 डेज में भी आईपीसी ही हो, और एविडेंस जो होगा वो लेटर पार्ट जो है ऑफ वीक उसमें होगी। तो मैं सोच रहा हूँ आज भी रहने देता हूँ इंसैनिटी। हाँ एक सेकेंड डी के दुबे जी, 700 जी। कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है? फिर से बोलिए, किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में? ब्रिटिश और इंडियन? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे अनरिटन है, वहाँ पे आपने मैग्ना कार्टा पढ़ा है? अनरिटन में कंपेरिजन नहीं किया था सर। क्या? जुडिशियल रिव्यू में था, संसद के दोनों सदन के बारे में था, और ऐसे कुछ करना है, और 3 ऑप्शन थे। अच्छा, कुछ खास एस्पेक्ट के रिगार्डिंग डिफरेंसेस बताने थे। इंडिया में जो बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो हम लोगों ने यूके से ही अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, यूके में ही
सर जुडिशियल रिव्यू लगा के आए हैं सदन। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हम लोगों ने हालांकि यूएसए से ये किया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ बहुत वाइड एम्बिट है जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में, और यूके में जो है वहाँ माना जाता है यूके का जो पार्लियामेंट है उसकी सुपरमेसी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, शाश्वत जी भी वही लिख रहे हैं सर, इंडियन सिंथेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री सुपरमेसी वाइल ब्रिटेन में टोटली पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। जी शाश्वत जी, मैं वही बता रहा था, मैं बोल रहा हूँ कि पार्लियामेंट जो है यूके में जो पार्लियामेंट है उसकी सुपरमेसी बहुत ज़्यादा हमेशा से मानी जाती है। आपने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट पढ़ा होगा, शायद एवी डाइसी का स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट डिक्लेयर अ मैन टू अ मैन और वीमेन अ मैन। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है, बस एक मैन को फीमेल और फीमेल को मेल डिक्लेयर नहीं कर सकता है, उसके अलावा सब कुछ कर सकता है। इसी तरह के कुछ एक स्टेटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत पहले ऐसा मिला हुआ था। तो ये पावर के बारे में डिफरेंस था कि वहाँ के पावर और यहाँ के पावर, मतलब राष्ट्रपति में जो डील होती है, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, ब्रिटिश की पार्लियामेंट, और उसकी सुपरमेसी सबसे ज़्यादा है। इंडिया में जो है जुडिशियल रिव्यू कैम्बिट बहुत बड़ा है, और जुडिशियल हमारे यहाँ हम लोगों ने यूएसए से जुडिशियल रिव्यू को अडॉप्ट किया है, और धीरे धीरे जुडिशियल रिव्यू का जो एम्बिट है कोर्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया हुआ है, जुडिशियल एक्टिविज्म तक पहुँच गए हम लोग। पहले शाश्वत जी ने भी कोई क्वेश्चन लिखा, यही अब तक समझ में आया, इसलिए लगा के चला है। ओके, आप एमसीक्यू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्या कोई? हाँ सर। हाँ, तो क्या क्वेश्चन था, फिर से दोहराइए। मैं क्या था क्वेश्चन, फिर से दोहराइए। क्वेश्चन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर बताइए। अच्छा, 5 ऑप्शन दिया था। हाँ, क्या क्या था ऑप्शन? 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन था जुडिशियल रिव्यू का अंतर है, दूसरा है कि जो राष्ट्रपति में कार्यकारिणी पावर होती है उस पे अंतर है, और तीसरा था कि वहाँ की पार्लियामेंट्री अंतर है, उच्च सदन और निम्न सदन। नहीं, उच्च सदन निम्न सदन तो यहाँ भी है जी। क्या? और चौथा ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं है, और 5वां ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं है, 6वां ऑप्शन एक और था। कितना ऑप्शन आता है? छठा ऑप्शन, 5 ऑप्शन थे इसमें। ऑप्शन का कोई उसमें मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस आ रहा था, वो अरे आया ही नहीं। अच्छा, वहाँ का एंट्रेंस में 6 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन बने हुए हैं क्या? 5 ऑप्शन जो आपने बाई कैमरा ओके बाई कैमरा लेजिस्लेचर वाली जो आपने बात की उस ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं है, इंडिया ने वहीं से अडॉप्ट किया हुआ है। अपर हाउस होगी, लोअर हाउस होगी, टू हाउस होगी। सर मुझे इसी में समझ जुडिशियल रिव्यू को बेअंतर समझ में आया, और कोई अंतर उसमें दिख नहीं रहा था मुझे, क्योंकि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन पे जा रहा था कि लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। हाँ, अनरिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले कोई ऑप्शन नहीं थे। सबसे पॉपुलर अंतर है ये इंडियन और यूके में। ऐसा नहीं। मुस्कान जी, रज्जू भैया, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है ना उसको? उसी की बात हो रही है। मैं पहले पढ़ लेता हूँ, एक और क्वेश्चन कोई पढ़ाया था। हाँ सर, इंसैनिटी में बी कॉज ड्यू टू वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, देन वन वर्ड वुड बी। अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, देखिए शाश्वत जी, इस पे भी बहुत सारे डिस्प्यूट हो चुके हैं। ये क्या स्टार्ट हो गया कैप्शन? ओके, ये जो वॉलंटरी टॉक्सिकेशन का जो रूल है, इन वॉलंटरी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें तो डिफेंस खूब आसानी से मिल जाती है। हम लोग कल इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन वॉलंटरी में तो कोई डिस्प्यूट नहीं होती है, जो लेकिन जो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन होती है उसमें जो होता है डिफेंस मिलती भी है, नहीं भी मिलती है। मोस्टली नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वॉलंटरी लिया हुआ था और आपने अपने से ही अपने आप को डिसेबल कर दिया, अपने सोचने समझने की क्षमता को खुद से डिसेबल किया हुआ है, तो नहीं मिलेगी डिफेंस। लेकिन उस एक्ट में कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें स्पेशल इंटेंट की ज़रूरत होती है। स्पेशल इंटेंट, मियर नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट, स्पेशल इंटेंट इज़ रिक्वायर्ड। उस केस में अगर आपने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन भी किया हुआ है और इंटॉक्सिकेशन की वजह से आप मेडिकली मान लीजिए इंसेन हो गए, जैसे आपने बोला है, आपकी सोचने समझने की क्षमता पूरी चली गई, उसमें आपको डिफेंस मिल सकता है। कोर्ट कैन ग्रांट डिफेंस
In the case of voluntary intoxication also, if the offense required a special intent or a special intention to commit that crime, तो इंटेंशन स्पेशल इंटेंशन का कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करती है। नॉलेज जो था वो मान लेती है कि ठीक है आपने वॉलंटरी रखा है तो हम मानेंगे कि आप इस तरह से पर्सन थे कि आपको सब कुछ समझ थी, नॉलेज थी, लेकिन इंटेंशन को कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करती है। तो यस, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कैन बी ए ग्राउंड फॉर डिफेंस, बट इन व्हाट केस व्हेन द ऑफेंस रिक्वायर्ड ए स्पेशल इंटेंशन टू कमिट दैट क्राइम। इट्स ओके शाश्वत जी, जैसे थेफ्ट हो गया, थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। बिना डिसऑनेस्ट इंटेंशन के आप थेफ्ट नहीं कमिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने जो है बहुत नशा कर लिया, जैसे आपने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, खुद से ही मैंने बहुत नशा कर लिया, खुद से मैंने खुद को बहुत इंटॉक्सिकेट कर लिया, मेरे सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह चली गई। आई बिकेम कम्प्लीटली इनकैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ माई एक्ट। उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं मुस्कान जी का मोबाइल लेकर अपने घर पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैंने अपने घर पे लेके आ गया, अब जो है इस केस में क्या होगा, अब हो सकता है मेरी जब नशा उतरे, मैं जब सोबर स्थिति में आऊँ तो मुझे पता चलेगा कि मैं इनका फ़ोन लेकर आ गया था, तो मेरी क्या ड्यूटी बनेगी कि मैं इनको वापस कर दूं। यहाँ पे कोर्ट में ये इशू बनेगी कि मेरे डिसऑनेस्ट इंटेंशन था कि नहीं। ऑफेंस ऑफ थेफ्ट रिक्वायर्ड ए स्पेशल इंटेंट ऑफ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो कोर्ट में प्रूफ करना होगा मुस्कान जी को, ये प्रोसिक्यूशन की तरफ से है तो इनको प्रूफ करना होगा कि दैट आई हैड ए स्पेशल इंटेंशन एंड दैट इज थेफ्ट के केस में कौन सा स्पेशल इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, टू टेक हर फोन आउट ऑफ हर पोजीशन। अगर वो प्रूफ नहीं कर पा रही हैं तो मुझे डिफेंस मिल जाएगा। तो कैसे प्रूफ होगा, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से कि मैं सोबर स्थिति में आया तो उनका फ़ोन वापस किया कि नहीं, या मैंने रख लिया। मैं अगर रख लिया तो ये दिखाती है कि मेरे पास डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी थी कि मैंने उनको वापस नहीं किया। तो यस, डिफेंस मिल सकती है शाश्वत जी, ठीक है। बाकी हम लोग इंटॉक्सिकेशन के ये को मोस्ट प्रोबेबली मंडे को डिस्कस करेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, या आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट। अनसाउंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने एक्सीडेंट पढ़ा था, उसके बाद क्या पढ़ा था, नेसेसिटी। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक देन नेसेसिटी, एक्सीडेंट एंड इवन मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ। अभी तक जो भी जनरल एक्सेप्शन हमने पढ़ा है उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मुस्कान जी, आप पुराने सारे वीडियो देख लेंगी, जिस दिन का भी आपका क्लास मिस हुआ है, और अगर उस दिन का अगर आपको नहीं मिला होगा लेक्चर, आप मैसेज कीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। मुस्कान जी का अभी एलएलबी कंप्लीट नहीं हुआ सर, इस वजह से उनको कंफ्यूज रहता है। हाँ, कोई बात नहीं, तो कंफ्यूजन होना बनता है, तो उनको कंफ्यूजन डाउट करना भी बनता है। तो उनको क्लास सर 2-3 छूट गई एवं 6 घंटे वो क्लास देखे सर। फिर उसको मैं एक तो पीडीएफ भी 9 पेज की होती है सर, अब उसको भी लिखो, लिखते लिखते हाथ दर्द होने लगता है, फिर एंड में फिर कोर्ट भी जाना होता है, फिर कोचिंग भी बनना पड़ा। आप तो मल्टीपल टास्क इतने सारे टास्क आप कर रहे हैं। ये मजबूरी का नाम, महात्मा गांधी लिखना तो पड़ेगा ही। जी, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कई बार आपको बहुत बेसिक कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं कि हम लोग, आप पूछ रही थी हम लोग कौन कौन से जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, ये नहीं बताए हैं आप। 2 साल है, अभी 2 साल है, सारे बेसिक जो भी है सब क्लियर कर लेंगे फिलहाल। जी, मीडियम भी तो चेंज किया ना, तो कुछ तो टाइम लगता ही है चीजें समझने में। हाँ जी, बिल्कुल लगता है, लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि अगर आपका पीछे का क्लास मिस हो रहा है तो आपको वो बेसिक्स नहीं पता रह रहा है, तो आगे वाली चीज़ पढ़ने में दिक्कत तो हो ही जाएगी। इसीलिए हम लोग सीक्वेंस वाइज बढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक्स है हम लोग सीक्वेंस वाइज ही जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। और नहीं, बिल्कुल आपको जी मुस्कान जी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन थोड़ी बहुत। जी नेहा जी, गुड नाइट, आप चले जाइए। गुड नाइट हर्षिता जी। स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते आप, समझिए, या तो मुझे यूट्यूब वाला भेजिए, उसको स्पीड में बढ़ा के जल्दी सुन ले। ठीक है, मैं आपसे मैं भी यही करूँगा कि क्योंकि इनको इन सारे वीडियोस को पब्लिक करना है नहीं, इन सारे, इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं अपलोड करता हूँ, आप लोगों को ऐसे ही भेज दे रहा हूँ और रिकॉर्डेड। बट यूट्यूब पे अनलिस्ट वाले फॉर्मेट में डालकर आप लोग को भेज दूंगा। उससे क्या होगा कि आप लोग उसका स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। वो पब्लिक नहीं, अनलिस्ट फॉर्म में रहेगा। ओके सर,
थैंक यू सर। लेकिन फ़ोन में ये फीचर तो होते ही है कि आप जो ऑडियो सुन रहे हैं उसका स्पीड बढ़ा के भी सुन लें, होता है या नहीं होता है? सर आपने वैसे भेजा था उसमें था, बट नीचे वाले में नहीं था, जो मतलब पीडीएफ फॉर्म में आ रहे थे उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था बढ़ा के देखने वाला। नहीं, वो ऑडियो ही है, मैंने डॉक्यूमेंट फॉर्म में बस भेजा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो व्हाट्सएप पे 16 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं जाता है, तो उसको आप ऑडियो फॉर्मेट में चला सकती हैं। उस पर आप क्लिक करेंगी, आपके फ़ोन में जो भी ऑडियो प्लेयर होगा उससे आप प्ले कीजिएगा, उसके बाद जैसे आपको ऑपरेट करना होगा कीजिएगा। ठीक है मुस्कान जी? अच्छा ठीक है। ठीक है। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। किसी का अगर डाउट नहीं हो तो